आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं कमबख्त इश्क भाग 14। आप सभी का तहे दिल से आभार दोस्तों। आपने तबीयत को पूछा, हमें बहुत खुशी होती है आपका स्नेह देखकर। आपके इस स्नेह से ही थोड़ी भी तबीयत ठीक होती ही हम काम करने के लिए खड़े हो जाते हैं। अब दर्द में काफ़ी आराम है, लेकिन प्रे करते हैं ऐसा दर्द फिर कभी ना हो। सभी के कमेंट्स का रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए यहाँ सबका शुक्रिया अदा करते हैं। हम दिल से प्रे करते हैं आप सभी के सारे विशेष पूरी हों। चलिए अब चलते हैं कहानी की ओर। कैसी फैमिली है तुम्हारी? मैं कितने अच्छे से तुम्हारी फैमिली और अपनी बेटी की शादी के बारे में बात करना चाहता था, लेकिन तुम्हारे पापा, उन्हें सब अपने हिसाब से चाहिए। किस तरह से मुझसे बात कर रहे थे। मुझे ये रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। मैं उस घर में मेरी बेटी की शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अरे जाओ, हमें भी नहीं करनी है इस घर में अपने बेटे की शादी। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। उसने अपने पापा से पूछा, लेकिन पापा हुआ क्या है? आप और अंकल दोनों इस तरह से गुस्सा क्यों कर रहे हो? राठौर मेंशन, शांति ओ शांति, देख दरवाज़ा खोल दे, कोई आया है। कब से डोरबेल बजाया जा रहा है। नानी जी ने कहा तो शांति दौड़ते हुए आई। जी माँ जी, अभी देखते हैं। दरवाज़ा खुला तो सामने मीरा खड़ी थी। वो एकदम से अंदर जाकर सीढ़ियों पर कदम रखने वाली थी कि नानी जी की तेज़ आवाज़ ने उसे रोक लिया। ए छोकरी, कहाँ इस तरह से दंदनाती हुई जा रही हो? घर में कोई नहीं है। मीरा वापस मुड़ी। उसने नानी जी के पास आकर कहा, घर में कोई नहीं है मतलब? कहाँ गए हैं सब? युवराज कहाँ है? वो तो घर पर ही होगा ना, मुझे उसी से मिलना है। हाँ, युवराज तो अपने कमरे में ही है, लेकिन तुम कौन हो? मैं उसकी फ्रेंड हूँ। थैंक यू कहकर वो भागती हुई युवराज के रूम की तरफ दौड़ी। पीछे से नानी जी बोली, अजीब लड़की है, मतलब हमारी पूरी बात भी नहीं सुनी, ना ही ठीक से जवाब दी। अरे शांतिया, एक गिलास पानी पिलाओ हमको। जी माँ जी, अभी लाई। शांति जल्दी से किचन में जाकर एक गिलास पानी लाई। उसने नानी जी के सामने खड़े होकर कहा, अम्मा जी, ये ना युवराज बाबू के दोस्त हैं, अक्सर यहाँ आती रहती है। कहती है दोस्त है युवराज की, लेकिन मुझे लगता है अम्मा जी ये युवराज की दीवानी है। वरना आप ही बताइए, दोस्त से मिलने के लिए कोई लड़की इतनी उतावली हो सकती है भला? मैंने भी अपने बाल ट्यूबलाइट में सफ़ेद नहीं किए हैं शांति। लोगों के चेहरे देखकर ही उसके अंदर क्या है जान लेते हैं, और तुम्हारी बात में दम है। खैर, इससे क्या, हमारा युवराज तो किसी और का ही दीवाना है। शिप्रा आगे बढ़कर बोली, देखो अर्जुन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे माँ बाप की इज्जत भी करती हूँ, लेकिन जब से ये आए हैं तब से बस मेरे पापा की इंसल्ट कर रहे हैं, और ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम प्लीज़ अपने मम्मी पापा को लेकर चले जाओ यहाँ से। शायद हमारी किस्मत में मिलना ही नहीं लिखा। लेकिन शिप्रा, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे मॉम और डैड बदतमीज़ी करें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मैं मान ही नहीं सकता। विक्रम जी अर्जुन की बाह पकड़कर बोले, बेटा चलो यहाँ से, इनमें बात करना ही बेकार है, इन्हें कुछ सुनना ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, हम तुम्हारे लिए इससे भी ज़्यादा खूबसूरत और अच्छी लड़की ढूंढेंगे। इतना स्मार्ट है मेरा बेटा, विदेश में पढ़कर आया है। क्या लड़कियों की कमी है तुम्हारे लिए? पापा, कोई मुझे बताएगा यहाँ चल क्या रहा है? आप लोग किस बात को लेकर ऐसे रिएक्ट कर रहे हो? आखिर प्रॉब्लम क्या है? मॉम, क्या आपको शिप्रा पसंद नहीं आई? उसके व्यवहार पसंद नहीं आए या कुछ और? विक्रम जी, अर्जुन, मुझे तुम्हारी पसंद पर कोई डाउट नहीं है, मुझे तो बस सुजीत से प्रॉब्लम है। सुजीत जी, मुझे भी अर्जुन से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो बस तुमसे है। ओह पापा, प्लीज़ अंकल, प्लीज़ आप सब ऐसे बच्चों की तरह झगड़ना बंद कीजिए। पापा, पहले आप बताइए, आपको शिप्रा के पिताजी से क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी घमंडी आदमी है और बहुत जल्दी भूल जाता है, लोगों को परेशान करता है, इसीलिए मुझे नहीं पसंद। मैंने फैसला कर लिया, इसकी बेटी के साथ तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी। एक तरफ शिप्रा खामोश खड़ी थी तो दूसरी तरफ अर्जुन की मॉम। अंकल, आप बताइए, आखिर आपकी क्या प्रॉब्लम है जो आप शिप्रा की शादी मुझसे नहीं करना चाहते हैं? अर्जुन के सवाल पर सुजीत जी बोले, बेटा प्रॉब्लम वही है कि तुम्हारे पापा अपनी गलतियों को कभी मानते ही नहीं, हमेशा दूसरों को ही दोषी ठहराता है। अब तुम ही बताओ, अगर मेरी बेटी की शादी तुमसे हो गई, किसी दिन शिप्रा से काम करने में गलती हो गई और तुम्हारे पापा ने उसे कुछ सज़ा दे दी तो मैं क्या करूँगा? किसी दिन गुस्से में उसने मेरी बेटी को आग लगाने की कोशिश कर दी तो? क्योंकि वो तो कभी अपनी गलती मानेंगे ही नहीं। अपने पापा के बारे में सुनकर अर्जुन बोला, अंकल, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? पापा भला ऐसा क्यों करेंगे? शिप्रा, ये तुम्हारे पापा कैसी बातें कर रहे हैं? सुजीत जी ने कहा, शिप्रा, अर्जुन से कहो अपनी फैमिली को लेकर चला जाए यहाँ से, मुझे अब कुछ नहीं सुनना। लेकिन पापा, आप मेरी तो... शिप्रा के इतना कहते सुजीत जी ने उसकी बातों को काट कर कहा, मैंने क्या कहा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? इनसे बोलो अभी के अभी यहाँ से चले जाएं। चल बेटा, मैंने सही कहा है, इसके बारे में एक नंबर का जिद्दी है। अर्जुन के पिताजी उसे खींचते हुए वहाँ से लेकर जाने लगे।
सुजीत जी, शिप्रा तुम भी अंदर कमरे में जाओ। तुम्हारी नानी का फ़ोन आया था, कह रही थी तुम्हें बहुत याद करती हैं। हो सके तो इन सब चीज़ों को छोड़कर एक बार जाकर मिल लेना। इधर मीरा सीधे युवराज के कमरे में पहुंच गई। युवराज इस किताब को पढ़ रहा था, उसको पढ़ते पढ़ते ही सो गया था और वो किताब उसके चेहरे पर रखी हुई थी। मीरा धीरे धीरे उसके पास पहुंची। उसने युवराज के चेहरे पर से उस किताब को उठाकर साइड में रख दिया। युवराज के बाल खिड़की से आती हवाओं की वजह से उसकी आंखों पर बिखर रहे थे, जिससे युवराज और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। मीरा उसके बालों को समेटने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लगी, लेकिन जैसे ही उसके हाथ युवराज के चेहरे को उसके उन बिखरे हुए बालों को टच कर पाते, युवराज की आंखें खुल गई। वो हड़बड़ा कर उठा। उससे मीरा का हाथ झटकते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरे कमरे में? मैंने कहा था ना तुमसे उस दिन मेरे सामने मत आना, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आया। अभी भी बोल रहा हूँ, चली जाओ यहाँ से, क्योंकि जितनी बार मैं तुम्हें देखूंगा मुझे सिर्फ गुस्सा ही आएगा। मीरा एक ऐसी लड़की है जिसे इस वक्त युवराज की बातों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। युवराज, ये क्या बोल रहे हो तुम तो मुझे भी पता नहीं है तुम्हारा एक्सीडेंट कब हुआ। तुम बताओ मुझे, एक्सीडेंट कैसे हुआ? ध्यान क्या रहता है तुम्हारा? मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है उस श्रद्धा के बारे में मत सोचा करो। देख लिया क्या हो गया है तुम्हें। लिसन मीरा, तुम ये बात अच्छी तरह से जानती हो कि मैं श्रद्धा से कितना प्यार करता हूँ। सो प्लीज़ मेरे बारे में तुम्हारे दिल में जो भी ख्याल है उसे निकाल दो। मीरा युवराज का हाथ पकड़कर बोली। युवराज, एक बात बताओ, तुम श्रद्धा से कितने दिनों से प्यार करते हो? 2 महीने, 4 महीने या उससे भी कुछ ज़्यादा दिनों से? और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो, उसके लिए हर किसी से उलझने के लिए तैयार हो। तो मेरे बारे में सोचो। मैं तो तुम्हें 1-2 महीने से नहीं बल्कि 5-6 सालों से प्यार करती हूँ, और तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो। जब तुम श्रद्धा को नहीं भूल सकते तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपने दिल से कैसे निकाल दूँ, कैसे प्यार ना करूँ? तुम्हें पता है, बहुत बार मैंने सोचा भी कि तुम्हारा ख्याल भी ना आए, लेकिन क्या दिल पर किसी का जोर चलता है? अगर कोई अपने दिल पर काबू कर पाता, उसके दरवाजे को बंद कर पाता, तो फिर प्यार होता ही नहीं। युवराज चुप था, क्योंकि वजह चाहे जो भी हो, मीरा जो कह रही थी उसके लिए आसान तो नहीं था। प्यार को भूलना मुश्किल ही है। उसने मीरा की तरफ बिना देखे ही कहा, प्लीज़ तुम जाओ यहाँ से, मैं आराम करना चाहता हूँ। अभी सर में दर्द होने लगा है। युवराज मीरा की बातों में फंस चुका था। उसे क्या पता मीरा क्या करने आई थी। वो अपने बालों को पीछे की तरफ झटककर एक कुटिल मुस्कान के साथ युवराज के कमरे से बाहर निकल गई। घर वापस आने के बाद अर्जुन तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। उसे इस तरह गुस्से में देखकर विक्रम जी बोले, अर्जुन तू गुस्सा क्यों हो रहा है? तूने देखा ना उस सुजीत त्यागी ने किस तरह से बात की तुम्हारे पिताजी से, और तुम हो कि उल्टा हम पर ही गुस्सा हो रहे हो। अर्जुन रुककर खड़ा हुआ। उसने अपने कदम वापस मोड़ लिए और वो विक्रम जी के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आज नमी थी। वो अपने पापा के गले लग गया। पापा, मैं गुस्सा नहीं हूँ, बस समझ नहीं पा रहा हूँ आखिर किस वजह से आप दोनों झगड़ रहे थे, क्योंकि मुझे तो आपकी बातों से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि शिप्रा आपको पसंद नहीं आई या फिर उसके पिताजी। ऐसा लग रहा था जैसे आप दोनों ही एक दूसरे को किसी और ही बात के लिए ब्लेम कर रहे हो, वरना जो वजह आपने मुझे बताई थी वो तो कहीं से भी रिश्ता ना करने की कोई ख़ास वजह नहीं लगी। मैं जानता हूँ तुझे ऐसा कभी लगेगा भी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि तू शिप्रा से प्यार करता है, तो उससे जुड़ी चीज़ें या फिर उससे जुड़े लोग तुझे कभी गलत लग ही नहीं सकते। शिप्रा जो इस वक्त अपने पापा को गुस्से से घूरे जा रही थी, पापा ये सब क्या है? आपके कहने पर हम सब ने नाटक तो कर लिया, पर क्या आपने सोचा इस वक्त अर्जुन को कैसा लग रहा होगा? उसके दिल पर क्या बीत रही होगी? पापा मैं बता रही हूँ आपको, अगर अर्जुन को कुछ हुआ ना तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। सुजीत जी हंसते हुए, अरे मेरी प्यारी सी बेटी, मेरी जान, लगता है तुम अपने पापा से ज़्यादा प्यार करती हो अर्जुन से। लेकिन तुम चिंता मत करो, वह ऐसा वैसा लड़का नहीं है, कुछ नहीं होगा, समझी? सो चिल। अरे अपनी फ्रेंड श्रद्धा की शादी तक रुक जाओ, फिर तुम्हारा अर्जुन भी हमेशा के लिए तुम्हारा ही होगा। शिप्रा अर्जुन के लिए परेशान होकर बोली, लेकिन पापा उसे इतना परेशान करने की क्या ज़रूरत है? आप लोग प्लीज़ उसे बता दीजिए ना कि आप और विक्रम अंकल पहले से एक दूसरे को जानते हैं। बेचारा बेवजह इतने दिनों तक परेशान होता रहेगा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अगर वो मुझसे भी नाराज़ हो गया तो। टीवी के सामने सभी बैठकर कोई मूवी देख रहे थे। तभी श्रद्धा की मासी का लड़का रवि बोला, श्रद्धा मैं क्या सोच रहा हूँ, चलो आज हम मूवी देखने चलते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। शादी के बाद तुम्हारी भाभी ने भी कभी देखा ही नहीं है, बस टीवी में देखकर ही खुश हो लेती है। हर्ष सिनेमा जाने के नाम पर ही खुश होकर उछलते हुए बोला, वाह भैया क्या आइडिया है, मैं तो तैयार हूँ वहाँ जाने के लिए। आखिरी बार पिछले साल गया था, तब से लेकर आज तक गया ही नहीं, या जाने कभी मौका ही नहीं मिला जाने का। सुरभि, आइडिया तो मस्त है, क्या कहती हो नंदन जी, चलें? लेकिन पहले ये तो डिसाइड हो कि हम मूवी कौन सी देखेंगे। सभी अपने अपने गालों पर एक उंगली रखकर बहुत ही गहराई से सोचने लगे। हर्ष, आशिकी 2?
श्रद्धा, नहीं, मुझे वो शराबी मूवी नहीं देखनी। हर्ष, दी प्लीज़ आप उस फिल्म को शराबी कहकर इंसल्ट मत करो। सुरभि, मेरे दिमाग में तो कोई मूवी का नाम भी नहीं सोचा। रवि काफ़ी देर तक अपनी सोच विचार करने के बाद बोला, हम ना हॉरर फिल्म देखेंगे। हाँ, यही अच्छा है, मुझे तो बहुत पसंद है। श्रद्धा हंसने लगी तो रवि ने सवाल किया, व्हाट हैपन सिस्टर, पागलों की तरह क्यों हंस रही हो हॉरर फिल्म का नाम सुनकर, या फिर हॉरर सुनकर इस शरीर में डर महसूस हो रहा है? श्रद्धा अब चुप हो गई। उसने फिर से हंसकर कहा, भैया आप किस हॉरर फिल्म को देखोगे? मुझे तो आजकल की हॉरर मूवी में कुछ हॉरर लगता ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कोई कॉमेडी देख रही हूँ। डरावनी फिल्म देखकर तो डर लगना चाहिए ना, लेकिन मुझे तो हंसी छूटती है। अच्छा बेटा, ऐसी बात है, चल आज तो नहीं लेकिन मैं कल लेकर चलता हूँ फिल्म दिखाने। ऐसी मूवी सिलेक्ट करूँगा ना कि तुम्हारा हॉरर मूवी जब भी देखेगी तुम्हें वही याद आएगा। रवि ने श्रद्धा को जैसे चैलेंज करते हुए कहा, चलिए मैं भी देखती हूँ आखिर वो कौन सी फिल्म होगी। मुझे इंतजार रहेगा कल का बेसब्री से उस मूवी का। इतना कहकर वो सोफे पर से उठते हुए हंसते हुए अपने कमरे में चली गई। रवि ने सुरभि और हर्ष से कहा, देखो मुझे तुम दोनों की भी मदद चाहिए। शाम तक मुझे कोई ऐसी मूवी बताना जिसका ट्रेलर देखकर डर के कारण पसीने छूटने लगे। हर्ष और सुरभि ने सर हिलाकर हाँ कहा। मीरा मुस्कुराती हुई सीढ़ियों से उतर रही थी। उसके इतराकर चलने की वजह से उसने जो हाई हील्स वाले सैंडल पहन रखे थे, अचानक से उसका पैर मुड़ गया। वो गिरने ही वाली थी कि धीमे कदमों से चल रहे पवन ने उसे संभाल लिया। अरे ओ मैडम, ये सीढ़ियाँ हैं, ज़रा संभल कर चला कीजिए, वरना अभी तो मैंने आपको गिरने से बचा लिया, लेकिन अगली बार सीधे लुढ़कते हुए नीचे पहुँच जाएंगी, समझी? वैसे एक बात बताओ, तुम हो कौन और यहाँ युवराज के कमरे में क्या करने आई थी? मैं कौन हूँ, क्या हूँ, किससे मिलने आई थी, इन सब से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। सो प्लीज़ मैं तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं समझती, समझे? इतना कहकर मीरा पवन के साइड से होकर निकलने लगी। तभी पवन ने उसका हाथ पकड़कर पीछे की तरफ मोड़ दिया और आंखें दिखाते हुए बोला, तुम हो कौन, किससे मिलने आई थी, इन सबसे मुझे वाकई में कोई मतलब नहीं है, ना ही मैं कोई मतलब रखना चाहता हूँ। लेकिन तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि पवन से कैसे बात करनी है। ये अकड़, ये तुम्हारा घमंड जो है ना, किसी और को दिखाना, पवन के सामने नहीं, समझी? वरना पवन क्या चीज़ है तुम्हें पता भी नहीं है। मीरा भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, आखिर है तो वो भी उसी कैटेगरी की। उसने ज़ोर से अपने सैंडल की हील के उसके पैरों को रौंद दिया, जिससे पवन की चीख निकल पड़ी। इस पर वो और भी ज़्यादा इतराकर बोली, तुम्हारा तो पता नहीं क्या नाम बताया तुमने अभी अपना। वो याद करने लगी, हाँ पवन। तो पवन, तुम्हारा तो पता नहीं कि तुमने कैसी बात करनी चाहिए, लेकिन आज के बाद तुम ज़रूर समझ गए होंगे कि मीरा से कैसे बर्ताव करना चाहिए, वरना उसका अंजाम इससे भी खतरनाक हो सकता है। मीरा फिर से गुस्से में बाहर निकलने लगी। इस बार दरवाजे पर ही साक्षी मिल गई। उसने मीरा को रोककर पूछा, अरे मीरा दी, कहाँ रहती हो आप, नजर ही नहीं आती। कभी महीने बाद तो कभी सालों बाद नजर आती हो, लेकिन इस बार तो जल्दी आना था आपको। आके युवराज भैया की सगाई थी और आप तो उनके दोस्त हो, तो फिर आई क्यों नहीं एंगेजमेंट में? मीरा हैरानी से, क्या सगाई, वो भी युवराज की? कब हुई? आपको पता नहीं? कल ही तो एंगेजमेंट हुई भैया की। उन्होंने आपको नहीं बताया? वहाँ याद आया, युवराज ने बताया था मुझे, लेकिन मैं ही भूल गई थी, इसीलिए नहीं आ पाई। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था जो मैंने युवराज का इतना स्पेशल दिन, जिसमें मैं शामिल भी नहीं हो पाई। लेकिन कोई बात नहीं, अब शादी तक यहीं रहूँगी और पूरी शादी अटेंड करूँगी युवराज की। मन में, अगर मैं नहीं रहूँगी तो फिर ये शादी कैसी होगी? शादी के लिए तो दुल्हन का होना ज़रूरी है ना। क्या हुआ, कहाँ खो गई आप? साक्षी ने उसके बाह को हिलाते हुए पूछा। रोहन की माँ रात में उसे खाने के लिए बुलाने गई थी, लेकिन रोहन अपने कमरे में नहीं था, वो बाथरूम में था। उसकी माँ ने बाहर से आवाज़ दी, रोहन देख, मैं खाना लगा रही हूँ, जल्दी से आ जा। आया माँ, उसने बाथरूम के अंदर से ही जवाब दिया। रोहन की माँ जैसे ही कमरे से बाहर आने के लिए मुड़ी, वो टेबल के कोने से टकरा गई, जिससे उसमें रखी सारी किताबें नीचे गिर गई। हे भगवान, मेरा ध्यान कहाँ रहता है? वो खुद को ही बोली और गिरी हुई सारी किताबों को समेटने लगी कि तभी एक बुक से कुछ गिरा। वो बाकी बुक्स को ऊपर रखकर उस गिरी हुई चीज़ को उठाने के लिए झुकी। ये तो कोई तस्वीर जैसी लग रही है, कहीं ये वही तो नहीं जिसने रोहन अक्सर बात किया करता है? हाँ, वही हो सकती है। मैं भी तो देखूं किसकी फ़ोटो है आखिर। वो जैसे ही फोटो को पलटने लगी, रोहन ने आकर झट से उनके हाथ से उसे छीन लिया। रोहन तेज तेज सांस लेने के बाद बोला, क्या माँ, आप तो मेरा सरप्राइज ही खत्म करना चाहती हो? मैंने आपसे कहा था ना, जब सही समय आएगा तो मैं खुद ही आपको ये तस्वीर दिखा दूंगा। फिर आप इतना जल्दबाजी में क्यों हो? थोड़ा सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। अरे वो तो तेरी किताबें गिर गई थी, उसी से ये भी बाहर निकल गई, तो इसीलिए देखने का मन किया, लेकिन तूने देखने कहाँ दिया। अब चल जल्दी से खा ले। युवराज ने बहुत सोचा, फिर उसने श्रद्धा को कॉल किया। दूसरी तरफ श्रद्धा ने फ़ोन रिसीव करके बड़े ही प्यार से मधुर आवाज़ में कहा,
हेलो। युवराज तो बस उसकी आवाज़ में ही खो गया। अरे कुछ बोलिए जनाब, किस ख्याल में डूब गए हैं या फ़ोन करने के बाद खुद ही सो चुके हैं? तुम्हारी मीठी आवाज़ में मैं जब भी सुनता हूँ ना, ऐसा लगता है जैसे मैं कहीं और ही दुनिया में आ चुका हूँ। है, मैं ना तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। अगर नहीं बताया ना तो मैं चैन से नहीं रह पाऊँगा। जी हाँ, बताइए क्या बात है? युवराज उसे बताता कि तभी उसके फ़ोन की बैटरी डेड हो चुकी थी। ना श्रद्धा उसकी बातें जान पाई, ना ही युवराज उसे कुछ बता पाया। अब दोनों परेशान से हो गए थे। ऐसे ही दिन बीतने लगे। युवराज श्रद्धा से फ़ोन पर बात तो करता था लेकिन कह नहीं पाया। अब तो अर्जुन ने भी शिप्रा का कॉल रिसीव करना बंद कर दिया और ना ही उसने युवराज से बात की। एक दिन युवराज ने अर्जुन को फ़ोन करके घर बुलाया। जब अर्जुन युवराज के पास पहुंचा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। युवराज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ना ही उसे अर्जुन के इस उदासी की वजह पता थी। युवराज ने अर्जुन से पूछा, ओए क्या हुआ, तेरी महबूबा रूठ गई है क्या? तूने अपनी शक्ल ऐसे क्या लटका रखी है? लेकिन अर्जुन ने कुछ जवाब नहीं दिया। बस सामने जग में पानी था, उसे ग्लास में उड़ेलकर युवराज के हाथ में थमा दिया। युवराज ने ग्लास वापस से अर्जुन के हाथ में थमाया, फिर जोर देते हुए बोला, देख मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तू ऐसे चुप चुप रहता है। अरे कुछ बोल ना, बता ना क्या हुआ? अरे ये कोई बात हुई कि मेरे पापा को शिप्रा के पापा पसंद नहीं आए और शिप्रा के पिताजी को मेरे पापा पसंद नहीं आए, इसीलिए उन्होंने शादी से मना कर दिया। अब तुम ही बताओ, शादी मुझे और शिप्रा को करनी है या फिर उसके पापा और मेरे पापा को? अर्जुन की बात सुनकर युवराज खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। अर्जुन गुस्सा हो गया युवराज से। अब तू क्यों मेंटल हॉस्पिटल से भागा हुआ पेशेंट की तरह बिहेव कर रहा है? मैं तुझे अपनी उदासी का कारण बता रहा हूँ और तुझे हंसी आ रही है? ओके सॉरी, लेकिन तुमने जो अभी कहा उसे सुनकर मुझे सच में हंसी आ गई। मतलब तेरी बात बिल्कुल सही है, शादी तुम्हें और शिप्रा को ही करनी है, लेकिन वहाँ अंकल खा रहे हैं, उन दोनों को शादी थोड़ी ना करनी है। वही तो मैं भी कह रहा हूँ। वो सब तो ठीक है मेरे भाई, लेकिन तू शिप्रा का कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रहा? आखिर उसने क्या किया है? तू उसे किस बात की सज़ा दे रहा है? वो बेचारी तुझे ना जाने कितनी बार फ़ोन कर चुकी है, लेकिन तेरी तरफ से कोई जवाब ही नहीं आया। बस मुझे बात ही नहीं करनी है। अगर वो चाहती तो अपने पापा को मनाने की कोशिश कर सकती थी, लेकिन नहीं, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उल्टा उसने मुझे और मेरे पापा को घर वापस लौट जाने को कहा। मुझे तो लगता है मेरी वजह से परेशान हो रहा था। उससे शादी करना चाहता था लेकिन उसे कुछ पड़ी ही नहीं है। तो मैं भी क्यों परेशान हूँ? शायद वो मुझसे प्यार ही नहीं करती है। श्रद्धा और उसकी फैमिली आज शादी की शॉपिंग करने गई हुई थी। वहाँ साक्षी अपने फ्रेंड्स के साथ आई थी। जब उसने हर्ष को एक शर्ट खुद के ऊपर रखकर देखते हुए देखा तो पास आकर बोली, क्या बात है, बहुत ही अच्छे लग रहे हो। थैंक यू सो मच, लेकिन ये मैं लेने वाला नहीं हूँ। मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था। तुम यहाँ चाहो तो दी और बाकी सबसे मिल सकती हो। इधर हैं, कपड़े पसंद कर रहे हैं। क्यों, तुम मुझसे बात नहीं कर सकते है क्या? यार मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे तुम्हें मुझसे बात करने में प्रॉब्लम होती है, या फिर मुझसे बात करना तुम्हें अच्छा नहीं लगता? वैसे बात नहीं है, लेकिन मुझे लगा तुम दी से मिलने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहती हो, तो इसीलिए मैंने बता दिया। दी, भाभी, मम्मी उस तरफ हैं, चाहो तो जाकर मिल सकती हो। मीरा एक कमरे में चेयर पर बंधी हुई बैठी थी। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई ज़बरदस्ती उसे उठाकर लाया हो। वो छटपटा रही थी अपने हाथ पांव खोलने के लिए। वो चिल्लाकर बोली, कौन हो तुम और चाहते क्या हो मुझसे? देखो तुम्हें पैसे चाहिए ना, तुम बस मुझे छोड़ दो। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगी। उस कमरे में मीरा और वो शख्स था जो उसे रास्ते से उठाकर लाया था, उसके अलावा कोई नहीं था। उसने कहा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मैं जो सवाल करूँगा उसका सही जवाब देना। क्यों, क्या जानना चाहते हो तुम मुझसे? उस आदमी ने पूछा। तुम युवराज के सिर्फ दोस्त हो या कुछ और भी? क्या मतलब है तुम्हारा? युवराज मेरा दोस्त है या कुछ और, इससे तुम्हें क्या मतलब है? तुम ये सब जानकर क्या करोगे? मैं जानता हूँ युवराज की शादी होने में सिर्फ 5 दिन रह गए हैं। कल परसों से शादी की रस्म शुरू हो जाएंगी। मैं चाहता हूँ कि युवराज की शादी उस लड़की से ना हो, क्योंकि मैं उस लड़की को चाहता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। मुझे पता है तुम भी युवराज को पसंद करती हो, उसे पाना चाहती हो, इसीलिए हम दोस्त बन सकते हैं, क्योंकि तुम युवराज से प्यार करती हो और मैं श्रद्धा से। तुम श्रद्धा को जानते हो? युवराज अर्जुन को समझाते हुए बोला। अर्जुन, ये तुम कैसे बोल सकते हो? शिप्रा तुमसे बहुत प्यार करती हो, ये बात मुझसे ज़्यादा तुम जानते हो, क्योंकि तुम दोनों ने एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त बिताया है। तुम बस थोड़ा परेशान हो, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। एक बार शिप्रा से बात कर लो, मुझे नहीं करनी है बात। अच्छा एक काम कर, तू मुझे विक्रम अंकल का नंबर दे दे, मैं उनसे बात करता हूँ। क्या पता वो मेरी बात समझे। मैं उन्हें समझाऊंगा तुम और शिप्रा एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। अर्जुन ने उसे विक्रम जी का नंबर दे दिया। युवराज ने उन्हें फ़ोन मिलाकर कहा, अंकल आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं ना कि आपका बेटा उस लड़की से कितनी मोहब्बत करता है
और आप लोग हैं कि उनकी शादी नहीं होने देना चाहते। क्यों? दूसरी तरफ से विक्रम जी की आवाज़ आई, बेटा मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम अपने दोस्त को दुखी और उदास नहीं देख सकते हो, लेकिन प्लीज़ उसे समझा दो। विक्रम जी ने युवराज से कुछ और भी कहा, अंकल आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ज़रा अर्जुन के बारे में भी तो सोचिए। इसे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे, और मैं अपने दोस्त को इस तरह से परेशान होते हुए नहीं देख सकता हूँ। प्लीज़ आप समझिए मेरी बात को। अभी तो मैंने तुमसे कहा ना कि मैं श्रद्धा से प्यार करता हूँ, तो ये तो लाजमी है कि मुझे उसका नाम पता ही होगा। उस आदमी ने मीरा से कहा। मीरा से और भी बातें करने के बाद, काफ़ी कुछ समझाने के बाद उस इंसान ने उसे छोड़ दिया। मीरा हंसते हंसते अपने घर पहुंची। साक्षी हर्ष के बताए अनुसार उस तरफ गई जहाँ श्रद्धा और बाकी लोग थे। उसने सबको नमस्ते किया, श्रद्धा से बातें की, फिर कुछ देर तक साथ में ही रही। उसके तभी मॉल से निकलने लगी। काफ़ी देर तक साक्षी रास्ते पर रुकी हुई टैक्सी रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई टैक्सी वाला रुक ही नहीं रहा। या साक्षी खुद भी यही चाहती थी कि टैक्सी वाला रुके ही नहीं। हर्ष मॉल से ही उसे देख रहा था, लेकिन जब उसे रहा नहीं गया तो वो दौड़ते हुए मॉल से निकलकर साक्षी के पास गया और हाँफते हुए बोला, ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? मतलब कोई भी ऑटो रुक क्यों नहीं रहा? तुम रुको, साइड हो, एक बार मैं ट्राई करता हूँ। जी बिल्कुल, तुम भी ट्राई कर ही लो, वरना तुम्हें यही लगेगा कि मैं जानबूझकर ऑटो को ना मिलने का बहाना लगाऊंगी। लेकिन मैं तो तुम्हें देखकर ही आया हूँ। मतलब जब मैंने देखा कि कोई ऑटो रुक ही नहीं रहा तो सोचा थोड़ी सी मदद ही कर देता हूँ। लेकिन शायद तुम्हारी खूबसूरती देखकर सारे ऑटो वाले डरने लगे हैं, कहीं उनकी ऑटो को कुछ हो ना जाए। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी से घर छोड़ देता हूँ। कितनी देर तक क्या ऑटो वालों को हाथ दे देकर परेशान होती रहोगी? तुम रुको, मैं अपनी गाड़ी लेकर आता हूँ। साक्षी ओके, युवराज ने कहा। अर्जुन, मैंने भी विक्रम अंकल को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो है कि मानने को तैयार नहीं है। बल्कि वो तो कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कोई और लड़की देखकर तुम्हारी शादी करा दे। मैं शादी ही नहीं करूँगा, देख लेना, शादी के दिन ही मंडप छोड़कर भाग जाऊँगा। अनामिका जी, रीना जी और बुआ की शादी की सारी शॉपिंग्स हो चुकी थी, तो 2 दिन पहले ही, एक दिन छोड़कर अगले दिन से शादी की रस्में स्टार्ट होनी थी। अनामिका जी, मुझे तो सब एक सपना जैसा लग रहा है। हमारा युवराज जो घर पर एक वक्त भी नहीं ठहरता था, आज वो बड़ा हो गया और उसकी शादी होने वाली है। सच में दीदी, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। युवराज की चोट अब काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी थी और पहले जैसा हो चुका था। वो अर्जुन के साथ नीचे हॉल में आ पहुंचा। अर्जुन, अनामिका आंटी, सारी तैयारियां हुई या नहीं? अगर कुछ बाकी हो तो मुझे भी बताइए, आपके कामों में थोड़ी बहुत मदद मैं भी कर देता हूँ। रीना जी, तुम्हारे लिए कुछ काम नहीं है, बस घर की सजावट करनी है, तो कल से तुम जाकर अपना काम कर सकते हो। पूरा राठौर मेंशन एक बार फिर से जगमगाना चाहिए। आखिर लोगों को भी तो पता चलना चाहिए ना, इस घर के दूसरे बेटे युवराज सिंह राठौर की शादी होने वाली है। आंटी, आप उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, वो सब तो हो जाएगा। बेटा, जल्दी ही हो जाना चाहिए, क्योंकि सारे रिश्तेदार कल से ही आना शुरू हो जाएंगे। और हाँ, युवराज के कमरे के वो जो बगल वाला रूम है ना, साक्षी के जिस बगल में, उस रूम को भी तैयार करा देना, क्योंकि दुल्हन भी कल ही आएगी। युवराज खुश होकर बोला, आप सच्ची बोल रही हो ना बड़ी मॉम? बुआ, युवराज बेटा, इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आएगी, लेकिन तुमसे मिलेगी नहीं। तुम्हारा उसके साथ मिलना शादी के दिन ही हो पाएगा, समझा? इसीलिए ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। युवराज उदास सा चेहरा बनाकर बोला, क्या बुआ? अगर श्रद्धा यहीं रहेगी तो फिर मैं उसे मिलूंगा क्यों नहीं? आखिर वो मेरे लिए ही तो आ रही है ना। बुआ, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये तो रस्म है और रस्म रिवाज को तो हर किसी को निभाना ही पड़ता है। नानी जी जो अब तक चुपचाप बैठी हुई थी, अब चुप न रह सकी। अरे युवराज, अब रस्म है, कह दिया ना बेटा, तो बस कर और आकर मेरे पास बैठ। क्या पता बाद में ये वक्त मिले ना मिले, क्योंकि जिस तरह से तो उछल रहा है ना, मुझे नहीं लगता शादी के बाद तुम मुझे ज़रा सा भी भाव दोगे। सारा समय बस अपनी बीवी के ही होकर रह जाओगे। युवराज हंसते हुए बोला, नानी आप बिल्कुल सही बोली, आखिरकार मैं उसके साथ रहने के लिए ही तो उससे शादी कर रहा हूँ ना। कुछ दूर आने के बाद साक्षी ने कहा, एक बात कहूँ हर्ष? हर्ष रास्ते को देखते हुए बोला, बोलो। सगाई के दिन तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छे लग रहे थे। मैंने कई बार कोशिश की ये बात कहने की, उसी दिन कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाई। धन्यवाद तुम्हारी तारीफ़ के लिए, आज तक किसी लड़की ने मेरी तारीफ़ नहीं की है। साक्षी मन में, तुम किसी लड़की को तारीफ़ करने दोगे तब करेगी ना। वैसे मैं भी एक बात कहूँ? साक्षी अनमने ढंग से बोली, हाँ बोलो। तुम भी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। पता नहीं तुम्हें मेरे मुंह से ये सब सुनकर कैसा लगेगा, तुम क्या सोचोगी, इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा। साक्षी खुश हुई, क्या मतलब तुम्हारी नज़र गई थी मेरी तरफ? मुझे तो लग रहा था किसी ने मेरी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। तुमने तो एक बार भी मेरी तरफ देखा ही नहीं। फिर तुम्हें कैसे पता मैं अच्छी लग रही थी? और ये बात तुम्हें कैसे पता कि मैंने तुम्हारी तरफ देखा ही नहीं?
क्या तुम मुझे ही देख रही थी पूरी एंगेजमेंट में? साक्षी उस सवाल से हड़बड़ा गई। उसने हकला कर कहा, नहीं, वो दिन भर तो नहीं देख रही थी, लेकिन जितने टाइम भी मैंने तुम्हारी तरफ देखा था, तुमने कभी भी मुझे नहीं देखा था, तो इसीलिए मुझे लगता है तुमने एक नज़र भी मुझे नहीं देखा था। हर समय तो नहीं, लेकिन कभी ना कभी तो मेरी नज़र तुम पर गई होगी, तभी देख लिया था। हर्ष ने साक्षी को उसके घर के कुछ दूर पहले छोड़ दिया। उसने अपनी गाड़ी घुमाई और फिर से सीधे उस मॉल में पहुंचा जहां श्रद्धा और बाकी सब थे। हर्ष सुरभि को बाहर से आते देख बोली, अरे हर्ष, तुम बाहर से आ रहे हो? कहीं गए थे क्या? नहीं, वो हाँ, आप लोग इतना टाइम लगा रहे हो तो सोचा थोड़ा घूम कर ही आ जाऊँ। यहाँ थोड़ी दूर पर मेरा एक दोस्त का घर है, तो मैं उससे मिलने गया था। वैसे आप लोगों की शॉपिंग हो गई है या अभी भी बाकी है? वरना मैं घर जा रहा हूँ। हो गया, सुरभि और श्रद्धा ने बैग्स पकड़ते हुए कहा। अगले दिन से ही घर की सजावट होने लगी थी। घर के अंदर रंग बिरंगी लाइटिंग पूरे घर जगमगा रहा था। सारे मेहमानों का आना भी शुरू हो गया था, क्योंकि अगले दिन मेहंदी की रस्म होनी थी और ये भी तय था कि श्रद्धा और युवराज की शादी राठौर मैंशन में ही होगी और बाकी की रस्में भी वहीं होंगी। कई शहरों में राठौर्स के नाम के से अपने ही होटल थे, इसीलिए मेहमानों के ठहरने के लिए सारा इंतजाम अपने ही होटल में किया गया था। ऐसे ही कामों में शाम हो चुकी थी। सुबह श्रद्धा के घर गाड़ी भेज दी गई थी उन्हें लाने के लिए। चूँकि श्रद्धा की फैमिली के ज़्यादातर रिश्तेदार नहीं थे, इसीलिए कम ही लोग आए थे। कुछ तो उनके पड़ोसी थे, कुछ रिश्तेदार, बाकी श्रद्धा के कॉलेज फ्रेंड्स शामिल थे। जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो उनका काफ़ी अच्छे से स्वागत हुआ। बाकी सबको होटल में राठौर मैंशन में ही इस वक्त सिर्फ श्रद्धा और उसकी फैमिली ठहरी। उन्हें आराम करने के लिए रूम में भेज दिया गया। रूम में आकर शिप्रा बोली, यार क्या मज़े हैं तेरे, इतना बड़ा ससुराल मिला है, महल जैसा घर है। तेरी ज़िंदगी में तो खुशियाँ छप्पर फाड़ कर ही दी है भगवान ने। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तेरा ससुराल एकदम छोटा सा है। और तुम्हें एक बात बता दूं, मैं युवराज से प्यार उसके घर या फिर उसके बैंक बैलेंस को देखकर नहीं करती हूँ। अगर युवराज के पास ये सब ना भी होता तो भी मैं उसे उतना ही प्यार करती जितना करती आई हूँ और आज भी करती हूँ। शिप्रा उदास से उसके बेड पर लेट गई। श्रद्धा ने कहा, मैं जानती हूँ तू अर्जुन को याद कर रही है ना, तू टेंशन ना ले, शाम तक तो उससे ज़रूर मिलेगी। वो सब तो ठीक है यार, लेकिन अगर उसने मुझसे पूछा कि मैंने उस दिन पापा को समझाने की कोशिश क्यों नहीं की, तो फिर क्या कहूँगी मैं उसे। तभी युवराज आया। उसे देखकर शिप्रा हड़बड़ा कर उठ बैठी। श्रद्धा दूसरी तरफ देखने लगी तो युवराज ने कहा, अरे हमारा काम है तुम दोनों को मिलवाना, बाकी तुम उसे कैसे क्या कहोगी, कैसे अपनी बातों को समझाओगी, ये जिम्मेदारी तो तुम्हारी है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। शिप्रा अपने चेहरे पर स्माइल लाकर बोली, ओके फाइन, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? अगर किसी ने देख लिया तो? युवराज बेफिक्र होकर बोला, अरे किसी ने देख लिया तो देख लिया, मैं क्या डरता हूँ किसी से। युवराज सिंह राठौर नाम है मेरा और युवराज किसी से भी नहीं डरता। शिप्रा, अच्छा ऐसी बात है? हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। श्रद्धा खड़ी हुई अपने दरवाजे की तरफ देखकर कहा, माँ आइए ना, अंदर आइए, वहाँ क्यों खड़ी हो? युवराज के तो पसीने छूटने लगे। अपनी माँ को वहाँ सोचकर बिना पलटे हुए हकलाते हुए बोला, मॉम मैं वो बस अपने आप ही नहीं आया था, बल्कि अपनी होने वाली बहू ने मुझे यहाँ बुलाया है। माँ सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो। युवराज की हालत देखकर श्रद्धा और शिप्रा ज़ोर से हंसने लगी। युवराज जब दरवाजे की तरफ पलटा तो वहाँ कोई नहीं था। वो दोनों अभी भी हंसे जा रही थी। युवराज ने पहले तो घूर कर देखा दोनों को, फिर एकदम से श्रद्धा की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर श्रद्धा का दिल ज़ोरों से धड़कने लगा और शिप्रा उन दोनों को रूम में ही छोड़कर भाग गई। इससे पहले युवराज श्रद्धा को पकड़ता वो बेड के दूसरी तरफ भाग गई। इसी तरह कभी इधर तो कभी उधर दौड़ लगा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बच्चे पकड़ाई खेल रहे हों। लेकिन युवराज ने श्रद्धा को कमर से पकड़ ही लिया और अपने दोनों हाथ उसकी कमर में लपेट लिए। वो एकदम जड़ सी हो गई। उसकी धड़कन बुलेट ट्रेन जैसे स्पीड से दौड़ रही थी, जो बाहर तक सुनाई पड़ रही थी। वो काँप रही थी। मुझे बेवकूफ़ बनाकर बहुत हंसी आ रही थी ना। मेरी माँ के नाम पर मुझे डराकर तुमने क्या सोचा था कि तुम बच जाओगी? अब भागकर बताओ। वो कोशिश कर रही थी अपने आप को युवराज की कैद से छुड़ाने की। युवराज प्लीज़ छोड़िए मुझे, मैं तो बस मजाक कर रही थी। सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा से ना नहीं करूँगी। युवराज उसके अपने और करीब लाकर बोला, तुम्हें क्या लगा मेरी गोरैया मेरे हाथ में आकर इतनी जल्दी से छूट जाओगी? ना 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 युवराज प्लीज़ छोड़िए, कोई आ रहा है। एक बार आ चुका हूँ, तुम्हारी बातों में और नहीं आऊँगा। श्रद्धा फिर से दरवाजे की तरफ देखकर धीरे से बोली, युवराज मॉम दरवाजे पर खड़ी हैं, प्लीज़। नो। युवराज तो अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। उसे श्रद्धा की बातों पर ज़रा सा भी विश्वास नहीं हो रहा था।
तभी अनामिका जी झूठ का खांसने लगी। तब पीछे से सच में आवाज़ आई, तब जाकर युवराज ने उसे छोड़ दिया। युवराज की हिम्मत नहीं हो रही थी पीछे मुड़कर देखने की। वहीं श्रद्धा के गाल शर्म से सेब की तरह लाल हुए जा रहे थे। वो दरवाजे की तरफ अनामिका जी से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी इस वक्त, इसलिए उसने अपनी मुट्ठी बंद करके चेहरा ही नीचे झुका लिया। युवराज दरवाजे की तरफ मुड़ा, लेकिन अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगा। अनामिका जी उसके पास आई और अपनी आंखें एकदम युवराज के चेहरे पर ही गड़ा दी। बेचारा युवराज मन ही मन सोचने लगा, आखिर मैंने श्रद्धा की बात क्यों नहीं मानी, जबकि उसने कहा था दरवाजे पर मॉम है। ओ गॉड, मैं तो यहाँ से निकल गया, लेकिन श्रद्धा की क्या हालत होगी मॉम के सामने, वो भी सिर्फ मेरी वजह से। अनामिका जी मुस्कुराकर बोली, मैंने तुम्हें तैयार होने के लिए कहा था ना, लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, मैं अभी तैयार होकर आया। इतना कहकर युवराज बहुत ही तेज़ी से उस कमरे से निकला। बाप रे, अभी भी डर से पसीने छूट रहे हैं। मेरे करीब जाने से जो हालत श्रद्धा की थी, माँ के उस कमरे में आते ही वो हालत मेरी हो चुकी थी। अनामिका जब श्रद्धा के पास आई, वो उसकी हालत अच्छे से समझ रही थी, इसीलिए उसने श्रद्धा से ज़्यादा कुछ नहीं कहा। कपड़े चेंज कर लो, फिर नीचे आ जाना, हमें मेहंदी की रस्म शुरू करनी है। इतना कहकर अनामिका जी वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद श्रद्धा ने बेड पर बैठकर अपनी दाहिनी हथेली को सीने पर रखा। बाप रे, ये तो अभी भी इतनी तेज़ दौड़ रही है, अब मम्मी से मैं अपनी नज़रें कैसे मिला पाऊंगी। तभी शिप्रा भी आकर उसके बगल में बैठकर बोली, क्या हुआ, तेरी सास कबाब में हड्डी बन गई थी क्या? श्रद्धा गुस्सा होकर बोली, सब तेरी वजह से हुआ। क्या ज़रूरत थी तुझे कमरे से जाने की, साथ नहीं रह सकती थी? शिप्रा बड़े मज़े से बोली, क्या हुआ, ऐसे आग की तरह क्यों भड़क रही है? युवराज और तेरे बीच कुछ हुआ क्या? अरे उन्होंने तो मुझे नज़रें मिलाने के लायक ही नहीं छोड़ा। थोड़ा ज़ोर से बोल ना, कुछ सुनाई नहीं दिया, शिप्रा ने कहा। तो श्रद्धा ने थोड़ी देर पहले हुई घटना बताई तो वो एकदम गंभीरता से श्रद्धा को देखने लगी। श्रद्धा ने अपने गाल पर उंगली टिकाई और सोचने लगी कि अचानक से शिप्रा पेट पकड़कर हंसने लगी। श्रद्धा ने उसे विश्वास भरी नज़रों से देखा तो तब शिप्रा ने कहा, नहीं यार, मतलब तुम दोनों के रोमांटिक से सीन पर ये आंटी यानी तुम्हारी सास को आना ज़रूरी था। युवराज तो भाग निकला, लेकिन फंसा गया तुझे। नीचे हॉल में अब रिश्तेदार और पड़ोस की आंटियां गाना गा रही हैं, मेहंदी वाले भी आ चुके हैं। श्रद्धा शिप्रा के साथ नीचे आई, सबने मेहंदी लगवाई। मेहंदी लगवाने के बाद दौड़ते ही खाना खाने में एक दूसरे की मदद कर रही थी। कुछ ने खाना खिलाने के बाद अपने हाथों में मेहंदी लगवाई। इस प्रोग्राम को करते हुए भी शाम होने को थी। श्रद्धा अपने दिए गए कमरे में जा रही थी। जैसे ही वो युवराज के कमरे से गुजरी, युवराज ने उसका हाथ पकड़ अपने रूम के अंदर खींच लिया। शिप्रा ने जब अर्जुन को देखा, वो उसके बगल में जाकर खड़ी हो गई। अर्जुन उसे देखकर थोड़ा दूर हुआ कि शिप्रा फिर से जाकर बगल में खड़ी हो गई। वो बार बार भाग रहा था, शिप्रा भी बार बार जाकर उसके बगल में खड़ी हो जाती थी। अर्जुन चिढ़कर, क्या है शिप्रा, क्यों परेशान कर रही हो तुम मुझे, कहकर वो वहाँ से बाहर की तरफ चला गया। लेकिन शिप्रा भी कहाँ कम थी, वो भी उसके पीछे पीछे बाहर निकल गई। एक जगह पर हर्ष हाथ में जूस पकड़कर बैठा हुआ था। उसने देखा साक्षी इधर उधर नजरें घुमाते हुए उसी के पास आ रही थी। देखते ही देखते साक्षी आकर उसके पास में बैठ गई। हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं बस ये देख रहा हूँ कि मेहंदी लगाने के बाद लड़कियों के चेहरे पर कैसी खुशी झलकती है। वो लगवाती तो है शौक से, लेकिन जब तक कोई उनकी मेहंदी देखकर तारीफ ना करे वो खुश नहीं होती। तुम बोलो, तुम्हारी मेहंदी की तारीफ किसी ने की या नहीं? साक्षी ने अपनी हथेली उसके आगे कर दी। उसने आंखों से इशारा करते हुए कहा, तुम ही देखकर बताओ कैसी है। हर्ष ने बड़े गौर से देखा, फिर कहा, बहुत अच्छी लगाई है उन्होंने तुम्हारे हाथ पर मेहंदी, थैंक्स। वो है ही बहुत अच्छी मेहंदी डिज़ाइनर। वैसे तुमने अच्छे से देखी ना मेरे हाथों की मेहंदी? हाँ, क्यों साक्षी? नहीं, ऐसे ही मन में बोली। सच में अगर इसने गौर से मेहंदी देखी होती तो क्या पता नहीं चलता। मैंने अपनी हथेली में इसका नाम लिखा है। अर्जुन बाहर आकर जिस तरफ फूलों की क्यारियाँ थी वहाँ जाकर मुँह फुलाए खड़ा था। तुम यहाँ क्यों चले आए और मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? अर्जुन कुछ नहीं बोला। शिप्रा की आंखों में पानी भर आया। उसने पीछे से अर्जुन के कमर में अपने हाथों को लपेटकर सिर पीठ पर टिका लिया और अपनी भीगी हुई पलकों के साथ कहा, अर्जुन, मुझे तुम्हारा ये मुझसे बात ना करना बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? आखिर मैंने क्या किया है? अर्जुन को जैसे ही एहसास हुआ शिप्रा रो रही है, उसने उसे खुद से छुड़ाया और खुद शिप्रा की तरफ मुड़कर अपनी उंगली से उसके आंसू साफ करके कहा, अरे मेरी फूलो रानी, आज तुम्हारी आंखों में आंसू। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि तुम भी मुझसे बात करने के लिए, मेरी आवाज़ सुनने के लिए तरसती हो या सिर्फ मैं ही पागल हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा मजाक करना तुम्हारी आंखों में आंसू ले आएगा। अगर मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा होता तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता। शिप्रा सिसकने लगी। ऐसे रोकर क्या मेरा दिल जलाने का इरादा है? अच्छा बाबा, लो कान पकड़कर सॉरी बोल रहा हूँ,
अब तो माफ़ कर दो। अगर अब भी रोना बंद नहीं हुआ ना तो बोलो, मैं कान पकड़कर उठक बैठक लगा लूँगा। अर्जुन अपने कान पकड़कर उठक बैठक लगाने लगा। 2 बार ही किया था। शिप्रा ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और उसके सीने से जाकर लगी। सॉरी अर्जुन, उस दिन के लिए मैं तुमसे अब नहीं छुपा पाऊंगी। दरअसल मेरे पापा और तुम्हारे डैड। अर्जुन ने उसके होंठों पर अपनी उंगली रख दी। तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ, श्रद्धा ने कहा। लगता है आप ना बिल्कुल पागल हो रहे हैं। ये क्या हरकतें करते रहते हैं बार बार। आपको अंदाज़ा भी है कभी मैं माँ के सामने कितना शर्मिंदा थी। उनसे नज़रें नहीं मिला पा रही हूँ। युवराज ने अपना कान पकड़कर कहा। अच्छा बाबा, सॉरी, माफ़ कर दो। तुमने पहली बार झूठ बोला था तो इसीलिए मुझे लगा तुम दोबारा मुझे बेवकूफ़ बना रही होगी, इसीलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। श्रद्धा ने अपना हाथ युवराज को दिखाते हुए कहा। अच्छा, मेरी मेहंदी देखकर बताइए कैसी लगी है। और हाँ, इस पे आपका नाम लिखा हुआ है, ज़रा ढूंढ कर बताइए। युवराज ने श्रद्धा की हथेली में लगी मेहंदी को बड़े गौर से देखा। काफ़ी मेहनत करने के बाद उसे अपना नाम दिख गया। कहते हैं अगर आपका होने वाला पति आपको बहुत प्यार करता है तब आपकी मेहंदी का रंग भी खूब चढ़ता है। अगर मेरे मेहंदी में गहरा रंग नहीं आया ना तो अच्छा, तो फिर ये मेहंदी डिसाइड करेगी कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मेरी मोहब्बत की हद क्या है। इस मेहंदी की इतनी औकात नहीं जो ये बयां कर सके। मेरा बस चले तो मैं अपनी जान। श्रद्धा ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। युवराज ने भी अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए और वो अपनी हथेलियों की उंगलियों के बीच में से झाँक कर युवराज की बॉडी की तरफ देखने लगी। वो आश्चर्य हुई ये देखकर कि युवराज ने अभी भी वो खुले हुए बटन बंद नहीं किए, बस मुस्कुराता हुआ श्रद्धा को देखे जा रहा था। युवराज ने उसकी आंखों पर पर्दा किए हुए हाथों को हटाया, फिर भी श्रद्धा अपनी आंखों को कसकर बंद किए हुए थी। युवराज ने उसे झिड़कते हुए कहा, श्रद्धा ये क्या है? देखो, मेरी तरफ इतना शर्मा क्यों रही हो? पति हूँ तुम्हारा, देख सकती हो। उसने अब आहिस्ता से अपनी आंखें खोली और युवराज का सीना नजर आते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। युवराज ये क्या है? श्रद्धा ने उसके सीने को देखकर सवाल किया, जहाँ पर एक हार्ट का टैटू बना हुआ था जिसमें बड़े ही खूबसूरत डिजाइन से एस लिखा हुआ था। युवराज ने उसकी हथेली को देखा जिसमें मेहंदी लगी हुई थी। उसने अपने नाम को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जिस तरह तुमने मेहंदी से अपनी हथेली पर नाम लिखवाया है, मेरे नाम की मेहंदी अपने हाथों में रचाई है, तो मैंने सोचा मैं भी तुम्हारा नाम लिखवा लूँ। वो डिज़ाइन सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। श्रद्धा को भी पसंद आया, लेकिन ये सोचकर कि उसने बनवाते समय कितना दर्द हुआ होगा, तुरंत अपना हाथ छुड़ाकर बोली, अच्छा, तो मैंने खून नहीं बहाया है आपका नाम लिखवाने के लिए, ना ही इतना दर्द सहा है। मुझे पता है कितना दर्द होता है ऐसे बनवाने में। अरे इतना ही चाहते थे मेरा नाम लिखवाना तो फिर मेहंदी से ही लिखवा लेते। मेरी जान, वो नाम ही क्या लिखवाया जो मरने तक जिस्म का हिस्सा ना रहे। युवराज ने दिल पर, उसके दिमाग पर सिर्फ तुम्हारा ही तुम्हारा कब्जा है। लो, इस बॉडी पर भी नाम लिख दिया। हाँ, लेकिन जो दर्द हुआ उसका क्या? उतना भी नहीं हुआ। लेकिन तुम क्यों ऐसे अपने चेहरे का रंग बना रही हो? लिखवाया तो मैंने है अपने सीने पर, इसलिए दर्द मुझे होना चाहिए, लेकिन तुम्हारे चेहरे से लग रहा है जैसा दर्द तुम्हें हो रहा है। श्रद्धा ने भी झट से कहा, अभी अभी तो आपने कहा अब आप मेरे हैं। ये शरीर, इसमें धड़कता दिल, हर एक चीज़ अब मेरी है, तो इस हिसाब से आपने ये टैटू और नाम मेरे सीने पर गुदवाया है तो कायदे से दर्द तो मेरे चेहरे पर भी उभरेगा ना। चलो अब हमें अंदर चलना चाहिए, अर्जुन ने शिप्रा से कहा। कहकर शिप्रा अर्जुन के साथ आगे बढ़ने लगी। तभी उसकी नज़र पवन पर गई। वो इस वक्त छुपाते छुपाते किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था, बाहर की तरफ जा रहा था। शिप्रा की नज़र उस पर टिकी रही। वो अर्जुन से कदम मिलाकर चल रही थी, लेकिन जब अर्जुन को आभास हुआ शिप्रा नहीं है, वो पीछे मुड़ा। ओ हेलो, क्या हुआ तुम्हें? चलते चलते तुम्हारे कदम क्यों रुक गए? अर्जुन ने उसके कान के पास आकर कहा। शिप्रा ने उंगली से इशारा करते हुए कहा, अर्जुन ये तो पवन है ना, युवराज के बुआ जी का बेटा। देखो कैसे चोरी छुपे जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई गड़बड़ करने वाला है। तुम बेवजह ही परेशान हो रहे हो। वो पवन ऐसा ही है, कब कहाँ आता जाता रहता है, किसी को कोई खबर नहीं। युवराज ने मुझे बताया था कि पहले पवन अपने लिए रिश्ता भेजना चाहता था श्रद्धा के घर। वो श्रद्धा को पसंद करता है, इसीलिए शायद युवराज और श्रद्धा को साथ नहीं देख पा रहा हो, तभी जा रहा है बाहर कहीं घूम कर या नशा करने। वो सब तो ठीक है अर्जुन, लेकिन ऐसे छुपते छुपाते जाने की क्या ज़रूरत है? वो ढंग से भी जा सकता है। अब इस तरह से जाएगा तो देखने वाला कोई भी इसे चोर उचक्का ही समझेगा ना, क्योंकि कोई भी शरीफ लड़का ऐसा नहीं करेगा। युवराज ने कहा, वाह जी वाह, मेरे बोल मुझे दोहराए जा रहे हैं। क्या बात है, बहुत खूब। दोनों की थोड़ी देर प्यारी प्यारी सी बातें चली, फिर श्रद्धा अपने कमरे में आ गई। अगले दिन 8 सुबह जल्दी हल्दी की रस्म होनी थी और शाम को संगीत रखा गया था, इसीलिए सभी तैयारियां कर रहे थे। दुल्हा और दुल्हन को अलग अलग हल्दी लगाई गई। कामों की व्यवस्था की वजह से वंदना नहीं पहुंच पाई थी,
लेकिन वो संगीत मिस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो लोग भी शाम होने से पहले ही पहुंच गए थे। वंदना जाकर श्रद्धा से मिली। उसने कहा, एक बात बताऊं तुम्हें? हाँ दी, बताइए ना। मुझे ना पहले से ही लगता था, मतलब तुमसे मिलने के बाद से, कि मेरे भाई की दुल्हन तुम्हारे जैसी ही कोई होगी, खूबसूरत सी, प्यारी सी। लेकिन मैं गलत थी। श्रद्धा की हैरानी से आंखें छोटी हो गई, साथ में प्रीति की भी। उस वक्त शिप्रा उसके साथ नहीं थी। वंदना ने दोनों को हैरान होते हुए खुद की तरफ देखते पाया तो वो बोली, अरे मेरा मतलब था कि मैं गलत थी। वो इसीलिए क्योंकि मुझे लगा था युवराज की बीवी श्रद्धा की तरह ही होगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो लड़की खुद श्रद्धा ही होगी। प्रीति हंसने लगी। वंदना, तुमने तो एक बार के लिए हमें अपनी बातों से हैरान ही कर दिया था। अरे भाभी, मैं सच्ची बोल रही हूँ। शाम को संगीत शुरू हुआ। सभी एक के बाद एक डांस करने लगे थे। प्रशांत और प्रीति ने भी कमाल का डांस किया, तो वहीं लड़की वालों की तरफ से रवि और सुरभि ने अपने डांस के जलवे दिखाए। हर किसी का डांस जबरदस्त था। एक तरफ साक्षी ने उंगली दिखाई तो हर्ष ने अपने डांस से दिल जीत लिया। साक्षी मन में बोली, हाय, मैं तो पहले ही तुम पर फिदा हूँ। अब अपने हॉट और रोमांटिक से जलवे दिखाकर क्या जान लोगे पगले। हर्ष ने उसकी तरफ देखा तो साक्षी ने बस अपना सर हिला दिया। स्टेज पर जाकर नरेन ने माइक अपने हाथों में लेकर कहा, सो गाइज, आप सबने अभी देखा, हर किसी ने अपने डांस के जलवे दिखाए। आप सभी ने खूब इंजॉय भी किया होगा, लेकिन जिसके लिए ये संगीत है और जिसकी वजह से हमें यह मौका मिला है, तो भाई उनका भी हक बनता है एक रोमांटिक सा डांस करने का। और हमारी भी दिल से इच्छा है कि हम उनका डांस देखें। तो प्लीज़ अपने कीमती और नाजुक नाजुक हाथों से तालियां बजाकर स्वागत कीजिए मेरे हैंडसम से भाई युवराज और मेरी होने वाली प्यारी भाभी श्रद्धा भाभी के लिए। सभी ने जोरों से तालियां बजाई, जिससे वो हॉल गूंज उठा। युवराज अपनी जगह से उठकर श्रद्धा के पास गया और उसने बड़े अदब के साथ सर झुकाकर श्रद्धा के सामने हाथ बढ़ाया। श्रद्धा ने भी मुस्कुराकर अपनी हथेली उसके हाथों में दे दी। दोनों जैसे स्टेज पर गए, बैकग्राउंड में गाना प्ले हो गया। तुम मेरे हो, इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम ना रहे। जैसे जैसे गाने के बोल थे, बिल्कुल उसी तरह दोनों डांस कर रहे थे। वहाँ बैठे हर शख्स की जुबान पर यही बात थी, कितनी प्यारी जोड़ी है इन दोनों की, कितने अच्छे लग रहे हैं साथ में। हाँ, बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे राम मिलाए जोड़ी। जब ये बात सामने बैठी अनामिका जी के कानों तक पहुंची तो उनके चेहरे पर मुस्कान और दिल में सुकून था। दोनों डांस करते करते एक दूसरे की आंखों में जैसे खो चुके थे। उन्हें ये भी पता नहीं चल रहा था कि अब गाना खत्म हो चुका है। अर्जुन फुदककर उनके पास स्टेज पर गया। ओ भाई, निकल जा उस रंगीन दुनिया से। शिप्रा भी ऊपर जाकर श्रद्धा के बगल में खड़ी हो गई। उसने ताली बजाते हुए कहा, जोरदार ताली बजाइए हमारे रोमांटिक कपल के लिए। इन दोनों ने क्या डांस किया। तब जाकर दोनों हड़बड़ा उठे जैसे अभी अभी नींद से जागे हों, और सामने लोगों को ऐसा जमवाड़ा। वो लोग उतरे तो लाइट पूरी तरह से ऑफ हो गई। स्टेज पर एक लड़की आई जिस पर स्पॉटलाइट ऑन हुई। उसने बिल्कुल श्रद्धा की तरह ही कपड़े पहन रखे थे। युवराज तो एक पल के लिए हैरान था कि अभी तो साथ साथ उतर कर आई, फिर से अचानक स्टेज पर, ऐसे कैसे हो सकता है। तभी गाना स्टार्ट हुआ, तुझको ही दुल्हा बनाऊंगी वरना कुंवारी मर जाऊंगी। सभी उसे देखकर हैरान थे। वहीं युवराज को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मीरा थी, जो श्रद्धा के गेटअप में डांस कर रही थी। संगीत खत्म होने के बाद युवराज ने जब मीरा को अकेले देखा तो वो उसके पास गया और मीरा का हाथ पकड़कर एक और ले गया। युवराज, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, छोड़ो मुझे। मीरा ने अपने हाथों को छुड़ाते हुए कहा। युवराज ने उसका हाथ छोड़ दिया तो गुस्से से बोला, ये सब क्या है? तुम मेरी श्रद्धा की तरह ही तैयार क्यों हुई हो? क्यों तुम्हें खुशी नहीं हुई? मुझे तो लगा था तुम्हारे चेहरे पर स्माइल आ जाएगी, इसीलिए मैंने सेम ड्रेस पहना है। मीरा थोड़ा रुआसी होकर बोली। युवराज, मुझे नहीं पता, लेकिन ये देखो, किसी ने मुझे ये फ़ोटोज़ सेंड किए हैं। उसने युवराज को उन फोटोज़ को दिखाया जिसमें युवराज और मीरा एक दूसरे के बहुत करीब नजर आ रहे थे। गुस्से से युवराज की आंखें लाल हो गई थी। किसने भेजा है ये तो बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच। युवराज, मैं जानती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जिस किसी ने भी ये काम किया है वो पक्का हमें फंसाना चाहता होगा। ये चीज़ मैं अपने घर वालों में से किसी से बिल्कुल भी नहीं छुपा सकता। अगर मेरी फैमिली में से किसी के पास सेंड कर दिया तो वो लोग तो मुझे गलत ही समझेंगे। मैं जा रहा हूँ बताने। तभी वहाँ से श्रद्धा गुजर रही थी। शायद मीरा को इस बात का अंदाज़ा लग चुका था, इसीलिए वो अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए युवराज से कहने लगी, युवराज प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरी गलतियों की सज़ा मुझे इस तरह से मत दो। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अगर ये तस्वीर मेरी फैमिली के पास पहुंची तो उन पर क्या बीतेगी युवराज। युवराज ने श्रद्धा को देखा नहीं था। और जो ये तुम हरकतें कर रही हो, सच सच बताओ, तुमने क्यों श्रद्धा की तरह कपड़े पहने हैं? आगे चाहती क्या हो? श्रद्धा चुपचाप से आगे बढ़ गई। बुआ खुद ही बुदबुदाई, हे भगवान, पता नहीं मेरा पवन कहाँ है। पता नहीं उस लड़के के दिमाग में क्या चल रहा होगा। अगले दिन
आज युवराज और श्रद्धा की शादी का दिन था। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां घूम रही थी, श्रद्धा के दिल की घबराहट और बढ़ रही थी। युवराज का हाल भी कुछ ऐसा ही था। वो दूल्हा बनकर तैयार था और बार बार अर्जुन से पूछ रहा था, अर्जुन बताना मैं कैसा लग रहा हूँ। अर्जुन परेशान होकर बोला, युवराज एक काम कर, थोड़ा सा इंतजार कर ले, जब मंडप में जाएगा ना तब खुद तेरी दुल्हन से पूछ लेना, शायद तब जाकर तेरे दिल को सुकून मिले। तब तक कोई परेशान होता रहेगा। मैं 5 मिनट में आता हूँ, तब तक तू पूरी तरह से रेडी रहना। कहकर अर्जुन कमरे से बाहर जाकर फोन पर किसी से बात करने लगा। श्रद्धा भी दुल्हन के ड्रेस में तैयार थी। चूंकि उसकी पसंद गुलाबी थी तो उसका पहना हुआ लहंगा भी गुलाबी था। एकदम कयामत लग रही थी वो। युवराज अगर इस वक्त देख लेता तो शायद सच में बेहोशी हो जाता। 1 मिनट तो रुक, मैं अभी आए, कहकर शिप्रा भी बाहर निकल गई। शादी का मुहूर्त हो रहा था, इसीलिए पंडित जी ने दोनों को नीचे बुलवाने को कहा। सुजीत जी ने कहा, मैं जाकर युवराज को लेकर आता हूँ। दूसरी ओर जानकी जी और सुरभि ऊपर गई और श्रद्धा को बुलाने के लिए। जैसे वो लोग श्रद्धा के रूम में पहुंचे, वो आईने के सामने घूंघट किए हुए बैठी थी। शिप्रा भी तभी अंदर आकर बोली, अरे भाभी आंटी, हमारी दुल्हन एकदम तैयार है। जानकी जी भावुक हो उठी। आज मेरी बेटी को दुल्हन के ड्रेस में देखकर बहुत खुशी हो रही है। शायद ही इस बात का दुख है कि आज मेरी बेटी पराई हो जाएगी। शिप्रा उसका घूंघट ऊपर करना चाहती थी, लेकिन सुरभि और जानकी जी को देर हो रही थी, कहने पर छोड़ दिया और दुल्हन को लेकर वो लोग मंडप में आ गए। तब तक दूल्हा भी आ चुका था। उसके चेहरे पर भी सेहरा बंधा हुआ था। पूरी विधि विधान के साथ शादी संपन्न हुई। सभी बड़ों जन से आशीर्वाद लिया दोनों ने, लेकिन जैसे दोनों बुआ के पांव छूने लगे, दुल्हन का घूंघट सरक गया और उसी के साथ सबकी आंखें फटी की फटी रह गई दुल्हन का चेहरा देखकर। अब ये आंखें क्यों फटी रह गई सभी की? सब कुछ तो ठीक था। खैर अगले भाग में इसका भी खुलासा होगा। फिर भी आप लोग भी अपने अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। मिलते हैं अगले धमाकेदार भाग में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।